Morning, student. Today I will teach you theory of demand. What is demand? There are three components of demand. First is price. Second is desire. And third is time. Means पर्टिकुलर टाइम पे गिवन प्राइस में अगर कोई डिजायर को फुलफिल किया जाता है तो वो डिमांड कहलाता है। क्लियर है? डिजायर क्या है कि किसी कमोडिटी को बाई करने की हमारी एक डिजायर, लाइक दैट मोबाइल हमें परचेज करना है। सैमसंग का लेटेस्ट मोबाइल आया हुआ है और उसको परचेज करने की हमारी डिजायर है, बट हमारे पास पैसा नहीं है। तो अगर डिजायर है पर्टिकुलर टाइम पे बट हमारे पास पे करने के लिए प्राइस नहीं है, तो फिर वहां पर डिमांड नहीं होएगा। और अगर हमारी डिजायर है कि हम एक मोबाइल लेना चाहते हैं सैमसंग का, आज ही लेना चाहते हैं और वो 20,000 का है और उतना अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास है, तो इट मीन्स कि वहां पर डिमांड जनरेट हो गई। क्लियर है? और सिर्फ डिजायर रहे और मनी ना रहे तो हमारा डिमांड नहीं जनरेट होगा। ठीक है? अब आता है ये जो हमारा डिमांड होता है वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे ये डिमांड अफेक्टेड होता है। वो फैक्टर कौन से होते हैं भाई? तो जब भी हम फैक्टर की बात करेंगे उसे एफ से डिनोट करते हैं और हमारे डिमांड के फैक्टर हैं पीएक्स यानी कि प्राइस ऑफ एक्स, पीआर यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, etc एक्सेट्रा। ठीक है? तो ये सारे इसके फैक्टर हैं, यानी कि कोई भी डिमांड अगर हो रही है, जनरेट हो रही है, तो उसके फैक्टर में प्राइस आएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आएंगे कि उससे रिलेटेड अगर मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल हम ले रहे हैं तो यहां पर उसके रिलेटेड गुड्स से हम कंपेयर करेंगे। अगर एमआई का मोबाइल हमें सस्ता मिलेगा सेम टेक्नोलॉजी के साथ तो हम एमआई पे स्विच ओवर कर जाएंगे। तो यहां पर डिमांड जनरेट करने के लिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ये इसके फैक्टर कहलाते हैं। क्लियर है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अब कोई कस्टमर है और उसे कोई भी चीज जैसे चॉकलेट में ही ले लें कि उसे कैडबरीज का डेयरी मिल्क चाहिए और डेयरी मिल्क में भी बहुत सारे वैरायटी आते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिन्हें सिल्क चाहिए। अब सिल्क की कॉस्टिंग ज्यादा है और डेयरी मिल्क की कम है। यहां पर प्राइस इफेक्टिंग हो रहा कि एक की प्राइस ज्यादा एक की प्राइस कम है, बट वो ज्यादा प्राइस वाले को प्रेफर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां पर उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस उसे ऐसा करने के लिए कंपेल कर रही है। क्लियर है? तो ये इसके फैक्टर हैं। इनकम भी यहां पर मेजर रोल प्ले करता है, इसीलिए इनकम को भी डिमांड का फैक्टर बोला जाता है कि इनकम से हमारी डिमांड अफेक्टेड होती है। कैसे होगी भाई? अब हमारी इनकम है 10,000 रुपीज और हम डिजायर रखते हैं कि हम 20,000 का कोई मोबाइल बाय करें। पॉसिबल है?
नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम ही उतनी नहीं है, तो हम उतना महंगा मोबाइल नहीं बाई कर सकते। तो यहां पर डिमांड के फैक्टर के रूप में इनकम भी मेजर रोल प्ले करता है। और साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग बल्क में मटेरियल बनाया जाएगा, जिससे उसकी प्राइसिंग कम हो जाएगी। तो ये भी हमारा डिमांड का एक फैक्टर होता है। तो ये जो प्राइस है, ये सबसे मेन फैक्टर होता है जो किसी भी डिमांड को अफेक्टिंग करता है। बाकी प्राइस के अलावा जो है, इन्हें अदर थिंग्स बोला जाता है। ये भी अफेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव पीएक्स यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी होता है। किसी भी कमोडिटी की प्राइस कितनी है, अगर वो चिपर है तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा होगा, और अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो उसकी डिमांड कंपैरेटिवली कम होएगी। फोन में ही लेते हैं, एप्पल भी फोन बनाता है और Xiaomi का भी फोन आता है। एप्पल में भी वही Xiaomi का ही फीचर है, और Xiaomi में भी लगभग एप्पल का चोरी करके उसने वो फीचर बना लिया है। लेकिन यहां पर जब हम बाई करने जाते हैं तो हम प्राइस ऑफ एप्पल ब्रांड ज्यादा होने की वजह से उसे हम नहीं परचेज कर पाते हैं, और वही एमआई सस्ता होने की वजह से हम उसे परचेज कर। तो प्राइस मेजर रोल प्ले करता है किसी भी कमोडिटी के डिमांड में। क्लियर है? अब आते हैं, ये जो डिमांड है, ये डिमांड टू टाइप्स की होती है। पहला इंडिविजुअल डिमांड, और दूसरा मार्केट डिमांड। ये इंडिविजुअल डिमांड क्या है भाई? तो अगर कोई एक पर्सन या कोई एक हाउस होल्ड या कोई एक फर्म किसी भी कमोडिटी की डिमांड करती है तो वो इंडिविजुअल डिमांड आता है। और मार्केट डिमांड क्या है? बहुत सारे इंडिविजुअल का डिमांड का सम जो होगा वो मार्केट डिमांड होगा। यानी कि बहुत सारे इंडिविजुअल के डिमांड्स के टोटल को ही मार्केट डिमांड कहते हैं। इसे एक हम शेड्यूल से समझ सकते हैं। क्लियर है? आते हैं, किसी भी कमोडिटी की एक प्राइस गिवन है 1 2 3 4। क्लियर है? तो इस पे कोई भी कंज्यूमर इस प्राइस पे डिमांड करेगा, कंज्यूमर ए मान लेते हैं, इस प्राइस पर एक डिमांड करेगा। वो डिमांड कितनी होगी भाई? तो अगर उसकी प्राइसिंग 1 है तो ये 4 की डिमांड कर रहा है, 2 है तो 3 की, 3 है तो 2 की, और 4 है तो 1 है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है? तो ये पर्टिकुलर एक प्राइस है 1 2 3 4, और इस गिवन प्राइस पर कोई भी एक कंज्यूमर ए है, वो 1 रुपीज द प्राइस है तो 4 यूनिट डिमांड कर रहा है, 2 रुपीज है तो 3, एंड 3 रुपीज है तो 2, एंड 4 रुपीज है तो 1 यूनिट की डिमांड कर रहा है। वहीं पर एक दूसरा कंज्यूमर बी है, वो जब 1 रुपीज है तो वो 5 यूनिट बाई कर रहा है, 4 3 2। कंज्यूमर बी जो है वो जब 1 रुपीज उसकी
प्राइसिंग है किसी भी कमोडिटीज की, तो वो 5 यूनिट उसकी बाई कर रहा है। जब 2 रुपीज है तो 4 यूनिट बाई कर रहा है, 3 है तो 3 एंड 4 है तो 2 यूनिट्स बाई कर रहा है। यानी कि इसकी डिमांड्स की ट्रेंड अलग है और कंज्यूमर 1 की डिमांड का ट्रेंड डिफरेंट। क्लियर है? अब आते हैं कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी। कंज्यूमर ए ने 1 रुपीज प्राइस पे 4 यूनिट डिमांड की और कंज्यूमर बी ने 1 रुपीज प्राइस पे 5 यूनिट डिमांड की। तो इन दोनों का सम ही मार्केट डिमांड कहलाएगा। और टोटल कितना हो गया भाई? 5 + 4, यानी कि टोटल मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की 1 रुपए प्राइस पर, 1 रुपीज प्राइस पर मार्केट में टोटल डिमांड कितनी आई? 5 + 4। 5 क्यों कंज्यूमर बी ने करा, 4 क्यों कंज्यूमर ए ने करा, इसका टोटल 9 हो गया। तो वैसे ही सेकंड में, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, सीधा कर दो। 4 + 5, 3 + 4 = 7, 2 + 3 = 5 एंड 1 + 2 = 3। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मार्केट डिमांड में चेंजेस आ जा रहे हैं। 1 रुपीज पे 9 यूनिट, 2 रुपीज पे 7 यूनिट, 3 रुपीज पे 5 यूनिट एंड 4 रुपीज पे 3 यूनिट्स की डिमांड आ रही है। तो ये मार्केट डिमांड क्या शो कर रहा है? मार्केट डिमांड यही शो कर रहा है कि जितने भी कंज्यूमर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे किसी कमोडिटीज को डिमांड कर रहे हैं, तो उन सारी कंज्यूमर के डिमांड का टोटल ही मार्केट डिमांड कहलाता है। क्लियर है? ये तो हो गया इसका शेड्यूल। इसे हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ग्राफ कहता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है। यहां पे हमने प्राइस ले लिया और यहां पे हमने क्वांटिटी ऑफ, ये हम कंज्यूमर ए का ग्राफ बता रहे हैं। तो इसमें कंज्यूमर ए क्या कह रहा है? कंज्यूमर ए कह रहा है कि ये एक ग्राफ है जिसमें जब प्राइस 4 रुपीज है तो वो कंज्यूमर कितना यूनिट बाई कर रहा है? 1 यूनिट। जब प्राइस 3 रुपीज है कितना यूनिट बाई डिमांड कर रहा है? 2 की। जब प्राइस 3 रुपीज है तो कितना? 4 3 2 रुपीज, तो कितना कर रहा है? 3। और जब प्राइस 1 रुपीज है तो कितना कर रहा है? 4। तो ये उसका एक ग्राफ हो रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ जा रहा है। मींस जैसे जैसे उसकी प्राइस किसी भी गुड्स की डिमिनिश कर रही है, डिक्रीज कर रही है, वैसे वैसे ऑनवर्ड उसका डिमांड इंक्रीज करता जा रहा है। नेक्स्ट कंज्यूमर बी का एक शेड्यूल ग्राफ देख लेते हैं। कंज्यूमर बी, यहां पर इसका डिमांड इससे ज्यादा थोड़ा टिल्ट है, थोड़ा सा ज्यादा और झुका हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो इन कंपैरिजन कंज्यूमर ए से ज्यादा हो रही है, क्योंकि वो 1 रुपीज कॉस्टिंग पे 5 यूनिट की डिमांड कर रहा है। तो इस वजह से इसका जो कर्व होगा वो थोड़ा सा और फ्लैटर की तरफ चला जाएगा। क्लियर है? और यहां पर 4 पे 1 2,
ये 2, 4 पे 2, 3 रुपीज पे 3, 2 रुपीज पे 4 और 1 रुपीज पे 5। 3, 4, 5। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 5 पे और इसका ग्राफ इसके कंपैरिजन में ज्यादा फ्लैटर हो रहा है, ज्यादा उधर हो रहा है। और मार्केट डिमांड की अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये है हमारा मार्केट डिमांड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये ज्यादा फ्लैटर हो रहा है क्योंकि यहां पर डिमांड कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी की कंपैरिजन में ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसका कर्व जो होगा वो और ज्यादा फ्लैटर होगा और ज्यादा उधर की तरफ टिल्ट होएगा। क्लियर है? यानी कि राइट साइड की तरफ वो होगा। तो यहां पर इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये मार्केट कर्व है। क्लियर है? तो हम यहां पर इस शेड्यूल के तहत ये देख रहे हैं कि किसी भी कंज्यूमर के डिमांड में प्राइस इफेक्टेड है। यहां पर हमने एक चीज को कांस्टेंट माना है और वो क्या है कि अदर थिंग्स, जो अदर फैक्टर इफेक्टिंग थे डिमांड्स के, वो यहां पर क्या है? कांस्टेंट है। अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, क्योंकि बाकी सारी चीजें जब कांस्टेंट होंगी तो डिमांड और प्राइस में एक रिलेशन हमें देखने को मिलता है, और वो रिलेशन है कौन सा कि अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होगी, और प्राइस अगर बहुत ज्यादा है तो डिमांड कम होगी। मींस डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। क्लियर है? यानी कि डिमांड और प्राइस, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट रहेंगे। डिमांड्स के जितने भी फैक्टर हैं वो सारे कांस्टेंट होने के बाद हमारा डिमांड और प्राइस में एक रिलेशन देखने को मिलता है, और वो रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन। मींस प्राइस हाई होगी तो डिमांड लो होगी, डिमांड हाई होगी तो प्राइस लो होगी। ये यहां पर इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का एक कर्व हुआ, और डिमांड कैसे इफेक्टेड होता है प्राइस से इफ अदर थिंग इज रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है? अब हम डिमांड के लॉ ऑफ डिमांड को देखेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्क्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो बेहिचक पूछ सकता है। थैंक यू क्लास।